अक्टूबर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है। उनका देहांत हुआ था इसी दिन। लेकिन आज जयप्रकाश नारायण की जयंती भी है। 8 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जयंती। इसलिए आज बात जयप्रकाश जी की विचार यात्रा पे। आज प्रोफेसर आनंद कुमार ने बातचीत की होगी। उन्होंने फेसबुक के ऊपर बहुत सुंदर चर्चा की जयप्रकाश नारायण की प्रासंगिकता पे। आज की उनके जो आज के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में आनंद कुमार जी ने अपनी बात रखी। उससे जोड़ते हुए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा और जयप्रकाश नारायण कौन थे और क्या थी उनकी विचार यात्रा। और आखिर में आनंद जी की बात को जोड़ते हुए कुछ कहूंगा कि वो आज के संदर्भ से कैसे जुड़ती है। बस इतना बता दूं, पिछले 3 दिन से मैं बैठकें कर रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा से बाहर आके एडवांस मीटिंग्स करता हूं। मुंबई में बैठक हुई थी 8 तारीख 9 तारीख को। मुंबई के तमाम जितने भी महाराष्ट्र के जन संगठन हैं, कोई 200 के करीब लोग आए। बहुत शानदार मीटिंग हुई जिसमें भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी और यात्रा कहाँ कैसे आएगी और क्या कुछ उसमें जन आंदोलन भूमिका अदा करेंगे। स्वराज इंडिया ने तो एक छोटी सी यात्रा निकालने का फैसला किया है इस यात्रा से जुड़ते हुए। उस सब की तैयारी हुई। और कल हैदराबाद में मीटिंग हुई जिसमें आंध्र प्रदेश, माफ कीजिए, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के बहुत कम थे, तेलंगाना के अधिकांश, तेलंगाना के जन संगठन आए। उन जन संगठनों ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का अपना तैयारी शुरू की। उसी की आज और तैयारी बैठकें थी, उसका एक वर्किंग ग्रुप बना है जिसकी तैयारी बैठक आज हुई। और कल शाम को हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वहां के विद्यार्थियों से बात करने का मौका मिला। एचसीयू बहुत ही पॉलिटिकल कैंपस है, बहुत ही एलाइव। देश के जो यूनिवर्सिटी कैंपस है जिनमें एक बहुत सोचने का माहौल है, उनमें से एक है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसलिए वहां जाके बात करके वहां भारत जोड़ो क्या और क्यों पे बात रखी। वैसे उसका कुछ हिस्सा फेसबुक पे भी था, शायद आपने देखा होगा। खैर, जैसे मैंने कहा, आनंद जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा बताना चाहता हूं जयप्रकाश नारायण की विचार यात्रा के बारे में, क्योंकि हमें जो जयप्रकाश नारायण याद है वो 1977 का जयप्रकाश नारायण। और उसी से जुड़ा है नारा जिससे आज मैंने शुरुआत की है, अंधकार में एक प्रकाश, जयप्रकाश जयप्रकाश। ये 1974 के बिहार आंदोलन का नारा था। और जब भी हम जयप्रकाश जी को याद करते हैं, आमतौर पे लोगों के मन में जो एक छवि आती है वो है 1974 में बिहार में जो उस जमाने का सरकार थी, उसके एक करप्ट भ्रष्टाचारी सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन था युवकों का, बिहार आंदोलन जिसको नाम दिया गया, उस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण। उसकी विचारधारा संपूर्ण क्रांति की थी, तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी कहा जाता है। इमरजेंसी का विरोध में खड़े हुए जयप्रकाश नारायण और 1977 में इंदिरा गांधी और कांग्रेस को हरा के देश के नायक बने जयप्रकाश नारायण, उसकी छवि रहती है। लेकिन वो उनके जीवन का बिल्कुल आखिरी पड़ाव है। अ, उससे पहले जयप्रकाश नारायण की विचार यात्रा जो थी उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और मैं चाहता था कि ये बात, इस यात्रा के बारे में कुछ हम जाने, कुछ हम समझें। जयप्रकाश जी का जन्म 1901 का है। तो जब जितना देश की जीवनी लगभग मतलब 20वीं सदी का जो पूरी यात्रा है, एक तरह से जयप्रकाश नारायण के जीवन की यात्रा है। बिहार के एक संपन्न पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए जेपी। दरअसल बिहार और यूपी का बिल्कुल जो बॉर्डर है, बलिया जिले में, वहां पे एक सिताब दियारा करके गांव है जिसमें नदी पलटती है तो कभी वो बिहार में हो जाता था, कभी उत्तर प्रदेश में हो जाता था। उस गांव में पैदा हुए जयप्रकाश नारायण। मैंने कहा वह एक संपन्न पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए। शुरुआत में गांधी से प्रभावित हुए, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। और चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन ने उस वक्त एक कॉल दिया था कि अ, अंग्रेजों के यूनिवर्सिटीज में नहीं जाना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, इसलिए उस जमाने के जो भारतीय शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे वो अक्सर विदेश जाते थे। तो उसी उसी तर्ज पे जयप्रकाश जी ने
विदेश, लेकिन विदेश का मतलब इंग्लैंड नहीं, वो अमेरिका गए। तो एक राष्ट्रवादी जयप्रकाश नारायण जो गांधी जी के विचारों से बहुत गहरे प्रभावित थे, वो अमेरिका पढ़ने गए। और जब अमेरिका गए, वहां ओहायो यूनिवर्सिटी में, एक दो और यूनिवर्सिटीज में भी वहां गए, और वहां सोशियोलॉजी पढ़ी जयप्रकाश नारायण ने। अमेरिका जाके उनके विचार में जो सबसे बड़ा अंतर आया वो ये कि वहां जाके उस वक्त सोवियत क्रांति का प्रभाव था। 1917 में सोवियत संघ में महान क्रांति हुई थी, और उस जमाने के तमाम चिंतक, सोचने वाले लोगों पे बहुत गहरा असर था उस रूस की क्रांति का। जयप्रकाश नारायण उसके प्रभाव में आए, और वहां जाके जयप्रकाश नारायण मार्क्सिस्ट बने। सिर्फ सोशलिस्ट नहीं, मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, बॉल्शेविक। जयप्रकाश नारायण भारत वापस आए, और वापस आके जो जब तक वापस आए वहां अमेरिका में रह के जयप्रकाश नारायण ने एक सोशियोलॉजी में डिसर्टेशन लिखा, एमए सोशियोलॉजी की डिग्री लेके आए, कम्युनिस्ट बन के आए। और वहां अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने बागान में, अंगूर के बागान में अंगूर तोड़ने का काम, मतलब मजदूरी की। वैसे जयप्रकाश नारायण देखने में और सब में बहुत नाजुक से व्यक्ति थे, खुद मजदूरी की उन्होंने वहां जाके, तो एक मजदूर का अनुभव लिया, और एक मजदूर का जीवन दृष्टि, मार्क्सवादी जीवन दृष्टि लेके वो भारत में वापस आए। जब भारत वापस आए तो राष्ट्रीय आंदोलन और मार्क्सिस्ट विचारधारा का संगम कैसे हो, इस द्वंद्व में उनको कई साथी मिले। उन साथियों में थे, वरिष्ठ साथी थे आचार्य नरेंद्र देव जो खुद मार्क्सिस्ट थे, मिले राम मनोहर लोहिया जो उनसे काफी जूनियर थे, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, यूसुफ मेहर अली। इन तमाम लोगों ने 1934 में बनाई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये पार्टी अपने विचार में सिर्फ सोशलिस्ट नहीं थी, सोशलिस्ट नाम था, लेकिन अपने विचार में मार्क्सिस्ट थी। मार्क्सिस्ट थी, लेनिनिस्ट थी, सोवियत संघ की पूरी समर्थक थी। तो फिर आप कहेंगे कम्युनिस्ट क्यों नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं थे? कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं थे कि उनकी मान्यता थी कि भारत में यदि आपको कुछ क्रांति करनी है, भारत में बदलाव करना है, तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर रह के काम करना होगा, राष्ट्रीय आंदोलन से बाहर नहीं रह सकते। और कम्युनिस्ट राष्ट्रीय आंदोलन के बाहर रह के उसकी आलोचना करते हुए काम कर रहे थे उस जमाने में। तो 1934 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, तो उसने अपना जो विचार पेश किया वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड लेफ्ट मैनिफेस्टो था। जयप्रकाश नारायण ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी, वाई सोशलिज्म। और भारत के कई कम्युनिस्ट जयप्रकाश नारायण की उस किताब को पढ़ के मार्क्सिस्ट बने, जिनमें से एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे ईएमएस नंबूदरीपाद, भारत के बहुत प्रसिद्ध महान कम्युनिस्ट हुए। वो दरअसल जेपी की किताब पढ़ के कम्युनिस्ट बने थे। जेपी खुद कम्युनिस्ट नहीं रहे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन ईएमएस नंबूदरीपाद उससे परिवर्तित हुए। एक मजे की बात इसमें यह है कि अमेरिका जाने से पहले जयप्रकाश नारायण की शादी हुई। घर वाले चिंतित थे कि भाई लड़का विदेश जा रहा है, कहीं अंग्रेज से किसी से शादी ना कर ले। तो उनकी शादी हुई एक गांधीवादी परिवार में, प्रभावती जी से। प्रभावती जी इस बीच, जयप्रकाश नारायण विदेश थे तो प्रभावती जी गांधी जी के आश्रम चली गई, और गांधी जी के आश्रम जाके प्रभावती जी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और जब जेपी वापस आए तो प्रभावती जी ने बताया कि देखिए शादी तो हमारी हो गई है, लेकिन मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, अब आप दूसरी कोई शादी करना चाहे तो कर लीजिए। ऐसा हुआ नहीं, उनका दाम्पत्य जीवन रहा, अंत तक चला। प्रभावती जी का अपना धर्म भी चला और उनकी शादी भी चली। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक तरह से गांधी जी के दामाद थे जयप्रकाश नारायण। गांधी जी के आश्रम में रहते थे, गांधी जी उनको चिट्ठी लिखते थे, अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आश्रम में आ जाओ, थोड़ा स्वास्थ्य लाभ करो। और सुनते हैं कि उसी आश्रम में बैठ के जयप्रकाश नारायण ने वाई सोशलिज्म पुस्तिका के कुछ चैप्टर लिखे। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उस वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक में जयप्रकाश नारायण ने एक अध्याय लिखा महात्मा गांधी के बारे में। और उस अध्याय में वो कहते हैं, महात्मा गांधी आदमी भले ही भले हों, बातें अच्छी करते हैं, लेकिन अंततः पूंजीपतियों के दलाल हैं। ये बात उन्होंने लिखी थी महात्मा गांधी के बारे में। बहुत कड़ी आलोचना महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी के आश्रम में रहते हुए लिखी थी। उस जमाने में ये सब हो सकता था, आजकल तो असंभव लगती है ना ये सब बातें। खैर, उसके बाद आया 1942 का वक्त,
1942 का आंदोलन। कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय तक जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्टों के प्रति बहुत उदार थे। लेकिन जब 42 का आंदोलन आया और कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला किया कि नहीं, हम इस आंदोलन के साथ नहीं रहना चाहते, जयप्रकाश नारायण को धक्का लगा। यही वो समय है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कम्युनिस्टों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का दुरुपयोग किया है। और ये वक्त था जबकि सोवियत संघ से स्टालिन के राज की खबर आ रही थी। स्टालिन का राज किस तरह से बिल्कुल डिक्टेटरशिप था, नाम प्रोलिटेरियत का था, लेकिन इसके आधार पे हर तरह की मानवाधिकार खत्म थे, हर तरह की दमन हो रहा था वहां, काफी लोग मर गए थे। ये सब खबरें आनी शुरू हुई। तो जयप्रकाश नारायण का मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म से मोह भंग हुआ अंततः। और जब वो 42 के आंदोलन के बाद आए, हाँ ये मैं जिक्र करना भूल गया कि 42 के आंदोलन के हीरो जेपी बने, क्योंकि 8 अगस्त को जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई मुंबई में, तो तनाक से सारे कांग्रेस के लीडर्स को पकड़ लिया गया। जयप्रकाश नारायण उस समय वहां नहीं थे, ये सब कांग्रेस में थे। उस जमाने में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो कांग्रेस का हिस्सा हुआ करती थी। और उस जमाने में ये सामान्य था कि कांग्रेस के अंदर पार्टियां काम करती थी। कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, जैसे कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में भी ये हुआ करता था। दुनिया के जो महान आंदोलन थे उनमें इतना खुलापन था कि उसके भीतर पार्टियां चलती थी। तो जयप्रकाश नारायण को 42 में अरेस्ट नहीं कर पाई 8 अगस्त को, और फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने देश भर में घूमना शुरू किया। उनको पकड़ा गया और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से जेल की दीवार फांद के बाहर निकल गए। तो बस उसके बाद तो वो पूरे देश के हीरो बन गए, खासतौर पे देश के युवाओं के। जयप्रकाश नारायण को फिर पकड़ा गया और उनको लाहौर फोर्ट में रखा गया, जहां उनकी काफी यातना दी गई, काफी हर तरह से परेशान किया गया जयप्रकाश नारायण को। तो जब तक वो जेल से बाहर आए, देश आजाद होने वाला था, उस वक्त तक जयप्रकाश नारायण का मार्क्सवाद से मोह भंग हो चुका था। और उन्होंने कहा समाजवाद सही है लेकिन लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोकतंत्र की कीमत पर समाजवाद लाने की कोशिश करना आत्मघाती है। तो जयप्रकाश नारायण समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बने। यह समय था जबकि सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से बाहर आई, आई नहीं, निकाल दी गई, क्योंकि कांग्रेस ने तब एक प्रस्ताव बनाया और तय किया कि नहीं, आगे से हमारी पार्टी के भीतर कोई पार्टियां नहीं चलेंगी। तो कांग्रेस ने अपना मन थोड़ा सख्त सिकोड़ा और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं था, वो कांग्रेस से बाहर आ गए और उनका नाम हो गया सोशलिस्ट पार्टी। और उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। केवल तब नहीं, जब से 1934 से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, तब से उसके घोषित नेता जयप्रकाश नारायण थे, जनरल सेक्रेटरी थे। और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियों का जो जनरल सेक्रेटरी होता था वो उसका वास्तविक नेता होता था। तो जयप्रकाश नारायण उस पार्टी के नेता बने। 52 का चुनाव आया, चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ते समय उम्मीद थी कि बहुत कुछ होगा। कुछ हुआ नहीं, कांग्रेस जीत गई। समाजवादी बिल्कुल किनारे पे आ गए, काफी मोहभंग हुआ पार्टियों में, पार्टी में बिखराव हुआ। राम मनोहर लोहिया ने जयप्रकाश की बहुत गहरी आलोचना की, लेकिन उसके बाद बदलाव होना शुरू हुआ। ये वक्त था। बाकी तमाम तरह की कहानी है, उस वक्त समाजवादी आंदोलन में क्या कुछ हुआ वो बाद में बताऊंगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, वो ये कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद जयप्रकाश नारायण का रुझान महात्मा गांधी की तरफ होने लगा। तो जब तक महात्मा गांधी जिंदा थे, अपने तमाम अंतरंग संबंध के बावजूद जयप्रकाश नारायण उनसे असहमत थे, गहरे रूप से असहमत थे और खुल के लिखते थे। लेकिन गांधी के जाने के बाद उन्हें गांधी विचार में कुछ गहराई दिखी, वो विनोबा के नजदीक आए। और यह समय था जबकि विनोबा ने भूदान आंदोलन शुरू किया कि समाजवाद लाने का तरीका यह है कि हम अमीरों से कहेंगे कि आप अपनी भूमि छोड़िए। और विनोबा ने भूदान आंदोलन शुरू किया, जयप्रकाश उसकी तरफ आकर्षित हुए। और 1955 आते आते जयप्रकाश नारायण ने भूदान आंदोलन को अपना जीवन दान कर दिया। तो देश में वे इस पूरे आंदोलन के अग्रणी नेता बने। और अगले 15-20 साल जयप्रकाश नारायण ने कंस्ट्रक्टिव वर्क, रचनात्मक कार्य में, सर्वोदय की विचारधारा में बिताए।
बहुत सुंदर एक छोटी सी किताब लिखी, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने खुद अपनी विचार यात्रा को बताया, कैसे कैसे मेरे विचार बदले और मैं सर्वोदय तक कैसे पहुंचा। तो मार्क्सवाद तो राष्ट्रवाद से शुरू हुए, उसके बाद मार्क्सवाद, उसके बाद लोकतांत्रिक समाजवाद और उसके बाद सर्वोदय, गांधी का विचार। और वही जयप्रकाश जो गांधी के आश्रम में बैठ के गांधी को पूंजीपतियों का दलाल बताते हुए किताब लिखते थे, वही जयप्रकाश इस देश में गांधी के सबसे बड़े प्रचारक बने, गांधी विचार के। और तमाम तरह के प्रयोग हुए, तमाम तरह के देश में, बिहार, चाहे बिहार में बाढ़ के विरुद्ध रचनात्मक काम, बाढ़ रोकने के लिए रचनात्मक काम हो, बिहार में नक्सली आंदोलन जब शुरू हुआ तो जयप्रकाश नारायण ने वहां रह के टिक के समाज में बदलाव का काम शुरू किया। और एक प्रसिद्ध घटना मध्य प्रदेश की है कि जब डाकू, चंबल के डाकू जब अपना डकैती छोड़ना चाहते थे और बाहर आना चाहते थे, तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण को संदेशा भेजा कि आप आ जाइए, हम आपके सामने समर्पण करेंगे और किसी पे हम भरोसा नहीं करते। तो जयप्रकाश नारायण की पूरे देश में जो छवि थी उस वक्त, एक ऐसे व्यक्ति की जो पूरे देश का सबसे बड़ा नेता हो। जब 42 में जयप्रकाश नारायण जेल से बाहर फांद के निकले थे और जब देश आजाद हुआ, उस वक्त सबकी समझ ये थी कि नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री जयप्रकाश बनेंगे। और जयप्रकाश नारायण को नेहरू ने चिट्ठी लिख के 1953 में, उन्होंने चिट्ठी लिख के जयप्रकाश नारायण को बुलाया था, कहा था तुम मेरे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ। जयप्रकाश नारायण ने कहा बिल्कुल नहीं, मेरी अलग पार्टी है, मैं आपके विचार से सहमत नहीं, व्यक्तिगत रूप से काफी नजदीक थे। तो वो जयप्रकाश नारायण जो कि देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे और जिन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया, वो जयप्रकाश नारायण 70 के दशक में देश के सबसे बड़े एक आध्यात्मिक राजनीतिक नेता बन चुके थे। फिर आया 1974 का दौर, देश में हर तरफ से निराशा, हालात बिगड़ने शुरू हुए। इंदिरा गांधी बहुत भारी बहुमत लेके 71 में आई, चुनाव जीत के, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, सरकार की निष्ठुरता, और तब जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक व्यक्तित्व दोबारा जागा। लगभग 20 साल के संन्यास से जयप्रकाश वापस आए और उन्होंने पहले गुजरात आंदोलन और फिर बिहार आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है, क्योंकि गुजरात आंदोलन के चलते उस जमाने की जो कांग्रेस की सरकार थी उसको इस्तीफा देना पड़ा। फिर बिहार का नंबर आया, इंदिरा जी ने फैसला किया कि ना, अब तो सरकार को नहीं गिरने देंगे। सरकार नहीं गिरी, लेकिन बिहार में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, संपूर्ण क्रांति के विचार से जो आंदोलन चला, जिसके चलते पूरे देश में वो स्थिति बनी। और फिर उसके बाद 1975 में आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें इंदिरा गांधी को डिस्क्वालिफाई किया गया था। और उसके बाद इतना शासन उस जयप्रकाश आंदोलन के चलते सिंहासन डोल गया और उसे बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई देश में। उस इमरजेंसी में पहले ही दिन जयप्रकाश जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में रहे। और जेल में रहते हुए ऐसा संदेह है कि उनको कुछ दिया गया जिसके चलते उनकी सेहत बहुत तेजी से खराब हुई, उनकी किडनीज खराब हो गई। बाद में इलाज भी हुआ और जब ऐसा लगा कि जयप्रकाश बिल्कुल कहीं जेल में ही खत्म ना हो जाए, तो फिर उनको रिलीज कर दिया गया। याद रखिए, जयप्रकाश और नेहरू के व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे और जयप्रकाश इंदिरा गांधी को इंदु, बेटी कह के बुलाते थे। इस स्थिति में और उसकी जेल में जयप्रकाश नारायण रहते थे और खतरा हुआ कि कहीं जयप्रकाश चल ना बसे, तो फिर उन्हें जेल से रिहा किया गया, बाहर आए। और तब 77 में चुनाव हुआ। इंदिरा जी को लगा कि नहीं, अब तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मीडिया मेरी जेब में है, कोई बोलने वाला नहीं है, चुनाव करेंगी, जीत जाऊंगी। हर डिक्टेटर को ऐसा ही लगता है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कुछ और तय किया हुआ था और उससे सब कुछ बदला। एक जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया और सब कोई उसके पीछे चला। 77 के चुनाव में किसी को यकीन नहीं था, उससे
3 दिन पहले तक अखबारों में किसी को यकीन नहीं था, किसी को पता नहीं था कि कांग्रेस इस बुरी तरह हारने वाली है। और पूरा का पूरा जगहों पे राजस्थान से लेके बिहार तक कांग्रेस को 2 सीट आई थी, बाकी सब सीट वो हार गए थे। इस तरह की बात पहली बार पता लगी। और उससे जो बदलाव आया देश में, वो इतिहास जानता है। वो जयप्रकाश नारायण और उनका संघर्ष आज किस तरह से प्रासंगिक है, इस पे आनंद जी ने बोला है। मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज फिर उस विचारधारा को याद करने की जरूरत है जिसे जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति कहा था। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा, इस पे नारा था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। संपूर्ण क्रांति का विचार एक तरह से 20वीं सदी के तमाम क्रांतिकारी विचारों को अपने आप में समेटते हुए उसका कपड़ा छान निचोड़ है जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का विचार। और अपने आखिरी दौर में जयप्रकाश नारायण ने जो किया वो ये, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए बाकी सब मतभेद भूल जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, उसका मुकाबला कीजिए। आज कुछ वैसी स्थिति है। आज देश में जो अधिनायकवाद है, जिस तरह से देश की जड़ उखाड़ने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ आज वही आवश्यकता है। पूरा देश इकट्ठा हो, एक स्वर से बोले, खड़ा होके बोले, जैसे 1977 में बोला। बस आज कोई जयप्रकाश नारायण नहीं। बिना जयप्रकाश नारायण के काम कैसे होगा हम नहीं जानते, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसी जरूरत हुई है, इतिहास ने ऐसे व्यक्तित्व पैदा किए हैं, छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी भूमिका में आए हैं, बदलाव आया है। इसी विचार को लेके मैं संपूर्ण आज भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हूं। अजीब लगेगा उस जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा लेके जिन्होंने कांग्रेस के राज को समाप्त करवाया, आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक यात्रा के साथ चलना। लेकिन निष्ठा व्यक्ति और संगठन से नहीं होती, निष्ठा विचार से होती है। जयप्रकाश नारायण की विचार यात्रा हमें बताती है, और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आज हम देश के सामने जो आसन्न खतरा है उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार रहें। यही प्रेरणा है। तो जयप्रकाश को याद करते हुए अंधकार में एक प्रकाश दोबारा पैदा करने के संकल्प के साथ, नमस्कार।